तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओशियन वाटर मूवमेंट के बारे में। यानी कि जो ओशियन है हमारा हमारा जो समुद्र है उसमें मूवमेंट कैसे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ हो अर्थ पर, वो कोई भी चीज़ स्टिल नहीं रहती, वो हमेशा चेंजेस दिखाते रहती है, वो हमेशा मूवमेंट अपने आप में लाते रहती है। तो उसी तरह से है वाटर। अब चाहे वो कहीं का भी वाटर हो, चाहे वो ओशियन का वाटर हो, चाहे वो रिवर का वाटर हो, चाहे वो लेक्स का वाटर हो, ठीक है? वो सारे के सारे वाटर बॉडीज़ है ना, कहीं न कहीं पर मूवमेंट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन ओशियन वाटर, ठीक है? तो देखिए, जो मूवमेंट है ना ओशियन वाटर में, वो बहुत सारे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस जो आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि स्पेस में कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनसे भी इन्फ्लुएंस होती है। कुछ मेट्रोलॉजिकल चीज़ें हैं, उनसे भी इन्फ्लुएंस होती है। तो इसके आधार पर ना हम मूवमेंट इन ओशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ओशन में 3 तरीके से मूवमेंट होता है। पहला होता है वेव्स, ठीक है? पहला होता है वेव्स, दूसरा होता है ओशन करंट्स और तीसरा होता है टाइड्स। वेव्स, ओशन करंट्स एंड टाइड्स, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये तीनों अलग-अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब हम लोग इसको एक-एक करके समझेंगे कि आखिर ये सब होते क्या-क्या हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेव्स और ओशियन करंट। यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है कि वेव्स and ocean currents are the horizontal movement of ocean waters while the tides are due to vertical movement of the ocean waters। जो इन तीनों में से जो दो चीज़ है ना, वेव्स एज वेल एज करेंट्स। हम लोग कौन से करेंट्स की बात कर रहे हैं? ओशन करेंट्स के बारे में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेव्स और जो करंट है, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि ये इस तरफ से मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरफ से मूवमेंट कर सकते हैं। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? वहीं पर जो टाइड्स यानी कि जो ज्वार भाटा है, वो मूवमेंट कैसे करता है? जो टाइड्स मूवमेंट करता है, वो करता है आपका वर्टिकल, यानी कि टाइड जो हो सकते हैं, वो नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वो ये नहीं कर सकते हैं। ये टाइड्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है? ये टाइड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। टाइड सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं वेव्स, टाइड्स और करंट्स के बारे में एक-एक करके, ठीक है? तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेव्स क्या होता है। तो आपने साइंस में बहुत बार पढ़ा होगा कि वेव इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर भी जो ओशन में वेव्स आते हैं ना, वो भी एनर्जी के ही फॉर्म रहते हैं। वेव्स, आप यहाँ पर डायरेक्ट समझ भी सकते हो कि वेव्स जब भी मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब होता है एनर्जी। चाहे वो कहीं का भी वेव्स क्यों ना हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो ओशियन में उत्पन्न होने वाला वेव्स हो, ठीक है? वो हमेशा एनर्जी के फॉर्म में ही रहता है। वेव हमेशा एनर्जी के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब पानी में वेव्स आता है ना, तो पानी का जो मूवमेंट है वो साइक्लिक हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वेव्स जब आता है पानी में तो वो पानी को आगे लेकर के जाता है, नहीं। वेव्स जो होता है ना, वो पानी को आगे लेकर के नहीं जाता है, पानी हमेशा वहीं रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे 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 वेव्स आया और यहाँ जाके बीच पर टकरा गया। ऐसे वेव्स का मूवमेंट नहीं होता है। एक्चुअली में जो वेव्स का मूवमेंट है वो साइक्लिक होता है, यानी कि ऐसे ऐसे वेव्स आते हैं और ऐसे ऐसे वापस इसी तरह साइकिल करते रहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट वाटर के लेयर इसी तरह साइक्लिक मूव करते हैं, जिससे आपको लगता है कि पानी आगे जा रहा है। वेव्स कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेव्स के क्या-क्या चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि waves are oscillatory movement that result in the rise and fall of the water surface। जो waves का movement होता है ना, वो बस ऐसे और वापस ऑसिलेट होकर के ऐसे आने वाला रहता है। ऐसे ही रहता है वेव्स का मूवमेंट। ये वेव्स का मूवमेंट है, ठीक है? ये है वेव्स का मूवमेंट। वेव्स इसी तरह जो पानी में है वो इसी तरह आगे और पीछे जाते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे आपने एक पेंडुलम देखा है, पेंडुलम, एक पेंडुलम ऐसे लटका रहता है घड़ी वाला, वो ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है ना, इसी तरह ये जो वेव्स हैं ये अपनी जगह पर ऑसिलेट करते रहती हैं, ये आगे नहीं बढ़ती हैं। अब देखिए क्या है लिखा हुआ आगे।
वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, not the water as such which moves across the ocean surface. Water particles only travel in a small circle as a wave passes. तो वेव का जो एनर्जी है ना, ये वेव का एनर्जी आता कहाँ से? तो ये जो वेव का एनर्जी है वो आता है आपका विंड से। कहाँ से आता है? जो विंड्स चलती है ना, उनसे आता है आपका वेव्स के पास एनर्जी, विंड्स से। कहाँ से? विंड्स से। ठीक है, अब ये जब विंड ट्रैवल करती है ना ओशियन से, ओशियन के ऊपर से जब ट्रैवल करती है, तो ये ऐसा कुछ कंडीशन अपने आप में लेते आती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे देखो, ये रहा हमारा एक मान के चलो ये हमारा ओशन है, ठीक है, इसके ऊपर से जब यहाँ से ये हवा चलती है ना, यहाँ से ये हवा चलती है, तो ये कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने ऊपर लेते आती है और इसी तरह साइकिल ऑसिलेशन फॉर्म में मूव कराते रहती हैं, जिससे हमें लगता है कि वेव्स आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में वेव्स आगे नहीं बढ़ती हैं, ये एनर्जी का फ्लो है वो आगे चलते रहता है, लेकिन जो वाटर का मूवमेंट है वो भी कंटिन्यू रहता है। इसलिए हमको लगता है कि ये जो वाटर है ना वो आगे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आगे देखिए, हम लोग समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट को और अच्छे से, आगे डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आगे कि द एनर्जी फॉर द वेव्स इज प्रोवाइडेड बाय द विंड, जैसा कि मैंने बताया, विंड जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? विंड से आती है। एज द वेव अप्रोचेज इट्स बीच इट स्लोज डाउन ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑकरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लोर। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जो वेव्स की एनर्जी है ना वो ट्रैवल करते जाती हैं और बीच के पास आती है, मान के चलो एक बीच है ये, ठीक है, ये बीच है यहाँ पे, और ये रहा आपका ओशियन, ठीक है, ये ओशियन रहा आपका। जब यहाँ से पानी आएगी और यहाँ से वेव्स आएंगे ना, वेव्स आएंगी, तो ये टकराएंगी इनसे, ये टकराएगी इवेंचुअली किससे? इससे टकराएंगी, इनसे टकराएंगे, और टकराने के बाद देखिए वेव की एनर्जी इस तरफ से लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वेव्स को खत्म कर देंगे। इसीलिए वेव्स बीच के पास आते आते छोटे होते जाते हैं और छोटे होते 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 वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अब लोग जानेंगे कि वेव्स के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके पास। तो ये जो चीज़ है ये आपको पूरी नहीं जाननी है, सिंपल सी दो तीन टर्म्स जानने हैं। जैसे कि देखिए, वेव का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ एक आपका वेव दिखता है। अब वेव इस तरह से दिखता नहीं, इसको हम लोग डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, हम लोग इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसे एक्चुअली दिखता नहीं, ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब देखिए वेव आखिर में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए, वेव में ना दो पॉइंट्स होते हैं, आप पहले समझो। जो सबसे हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। और जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रफ। क्या कहते हैं? ट्रफ, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रफ। अब देखिए, क्रेस्ट किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। और ट्रफ किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। अब आगे देखिए, वेव का जो हाइट होता है ना वो एक क्रस्ट से लेकर के दूसरे ट्रफ के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से फिर एक लाइन खींच दूं, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना इसको हम लोग कहते हैं वेव हाइट। क्या कहते हैं? वेव हाइट। वेव हाइट, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वेव हाइट। अब देखिए, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? एम्पलीट्यूड देखिए, एक क्रस्ट से लेकर के उसके बॉटम तक, यहाँ तक, ये जो लाइन है ना, इस वाले डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। बहुत लोग वेव हाइट और एम्पलीट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एम्पलीट्यूड रहता है ना वो हाइट का आधा रहता है। सिंपल सा बात समझने वाली यही है कि जो वेव रहता है, जो एम्पलीट्यूड रहता है, वो किसका आधा रहता है? वो आधा रहता है आपका वेव हाइट का। एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ वेव हाइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ वेव हाइट। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। आगे होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक टाइम
1 सेकंड ऑफ पीरियड पर जो वेव है कितना दूर ट्रैवल की, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होता है ये देख लीजिए, वेवलेंथ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रहा आपका एक वेव, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के एक क्रेस्ट से लेकर के उसके दूसरे क्रेस्ट तक, जैसे यहाँ पर एक और होगा ना क्रेस्ट, जैसे ये देखो मैं यहाँ अच्छे से बना देता हूँ, एक क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट तक ये दो क्रेस्ट है, एक यहाँ एक यहाँ, ये दो क्रेस्ट के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी इसी को कहते हैं हम लोग वेवलेंथ, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा से। क्या करते हैं, लैम्बडा से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। ये तो कुछ साइंस वाली टर्मिनोलॉजीज थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ओशियन में वेव्स कैसे फॉर्म होता है ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ सीधे सीधे। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दो तो विंड आ रही है इस डायरेक्शन में। जब विंड आती है ना, विंड आती है तो अपने साथ कुछ वाटर के पार्टिकल्स को भी ले आती है, इधर वाटर के पार्टिकल्स को आगे ले आती है। ये वाटर के पार्टिकल्स क्या कहते हैं, कुछ ये वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं कि ऊपर जाते हैं ऐसे, और यहाँ पर जाके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जाके नीचे बैठ जाते हैं। क्यों नीचे बैठते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सब चीजों को नीचे की तरफ कर रही है। अभी नीचे आते हैं ना तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं नीचे, और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद ये जो ट्रफ रहता है वो वापस ऊपर चला जाता है। ये जो ट्रफ रहता है वो ऊपर जाता है और इस तरह से वेव एक क्रिएट हो जाएगा सर्कुलर। अब यही वाला वाटर फिर थोड़े दूर आगे जाएंगे और यहाँ पर नीचे बैठेंगी और फिर ऐसे वापस दूसरी वेव्स को ऐसे 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 करके जन्म देंगी। और इसी तरह ये मान के चलो यहाँ पर बीच रहता है तो धीरे धीरे जाके और छोटी 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 होते होते यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एज यू हैव लिसन एज इट इज सिंपल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेटरी सर्कुलेटरी मोशन होता है, उसी के चलते वेव्स का यहाँ पर क्रिएशन होता है। अब आगे देखिए, वेव्स के बाद हम लोग बढ़ते हैं टाइड्स में, ठीक है। टाइड्स क्या होता है, देखिए टाइड्स होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। टाइड्स क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। ये किसके कारण होता है, टाइड्स कारण होता है हमेशा हमेशा, याद रखिएगा, सन के कारण, तीन चीजें हैं इसमें, मून के कारण, ठीक है, और एक और चीज है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यही तीन चीज के कारण हमेशा टाइड का फॉर्मेशन होता है, सन, मून और सेंट्रीफ्यूगल। अगर ये तीन चीजों को आप समझ जाओगे तो आपको सारी चीजें, टाइड्स का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। टाइड्स आखिर में होता क्या है, तो टाइड्स होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। यानी कि मान के चलो मैंने मान के चलो ये एक लैंड मास है, ठीक है, यहाँ पर ये एक बीच है। अब ये बीच में आप यहाँ पर देखो, मान के चलो पानी का लेवल यहाँ तक था। आप थोड़ी देर के बाद आते हो, देखते हो, एक दिन के बाद आते हो, आप देखते हो क्या कि ये जो पानी का लेवल यहाँ था, अब जाकर के कहाँ पहुँच गया है, पानी का लेवल पहुँच गया है यहाँ पे। आप देख रहे हो कि ये तो जमीन उसी तरह है लेकिन पानी का लेवल आ गया है यहाँ तक। ये क्यों होता है, पानी ऊपर क्यों आया, फिर जाके दूसरे दिन जाके देखोगे तो पानी का लेवल यहाँ आ चुका होगा, नीचे जा चुकी होगी। तो ऐसा क्यों होता है, दिस बिकॉज ऑफ टाइड्स। अब आगे हम लोग समझते हैं टाइड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए टाइड्स का कॉन्सेप्ट देखिए, tides are the periodical rise and fall of the ocean levels once or twice a day, mainly due to gravitational force exerted by the sun, the moon and the rotation of the earth. टाइड्स क्यों आते हैं, रोटेशन के कारण। रोटेशन के कारण मैंने वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी आ पाएगा जब अर्थ रोटेट करेगी। तो अर्थ के रोटेशन के कारण, सन के कारण और मून के कारण। Tides occur due to vertical movement of ocean water and are the different form of movement of water caused by meteorological effect like winds and atmospheric changes. Such water movement are called surges and are not regular like tides. देखिए एक होता है टाइड्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, एक होता है टाइड्स, ठीक है, एक होता है टाइड्स और दूसरे होते हैं सर्जेस, ठीक है। दूसरा जो चीज होता है वो होता है सर्जेस, सर्जेस जिसको हम लोग सिर्फ सर्ज कह देते हैं। ये जो टाइड्स है ना वो हमेशा स्पेस के बाहर वाले चीजों से होगी। ये किससे होगी, सन से। ये किन से इफेक्ट होगी, देखिए ये इफेक्ट होंगे हमेशा सन से, मून से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। बाकी ये जो सर्जेस है ये मेट्रोलॉजिकल कंडीशन से इफेक्ट होती हैं।
मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जैसे विंड्स हो गए, इसमें आ जाते हैं आपके विंड्स, ठीक है। उसके बाद प्रेशर, इससे सर छोटी छोटी, जैसे आप देखो छोटे छोटे अप एंड डाउन ऑफ द वाटर, ये होते हैं सर्जेस। लेकिन जो मेजर आप देखोगे वर्टिकल मूवमेंट, वो होती हैं टाइड्स। अब हम लोग समझते हैं कि टाइड्स कैसे आता है और कैसे ये अपना काम करता है, ठीक है। क्योंकि टाइड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना जो बंदरगाह जहाँ पर शिप को रखा जाता है, तो शिप तभी काम कर सकता है ना, पोर्ट तभी काम कर सकता है जब टाइड्स आए। जब टाइड्स आती हैं तो पानी का लेवल ऊपर जाता है, पानी का लेवल ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ जो शिप्स रहती है ना, वो भी ऊपर जाती हैं। शिप्स ऊपर जाती है तभी वहाँ उसके ऊपर सामान लोड हो पाता है। और जब वापस टाइड चला जाता है, जब पानी का लेवल नीचे आता है, तो शिप वापस चली जाती है अपने रास्ते। तो टाइड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइड कैसे क्रिएट होता है। देखिए देखिए ये है अर्थ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है अर्थ, ये तो अर्थ ही है, ओके। ये है हमारा अर्थ। ये आप देख रहे हो टाइड बल्ज। ये टाइड बल्ज क्यों आता है? क्योंकि आप देखो तो मून जो है ना, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर लगा रहा है। कहीं ना कहीं मून का भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। वो मून का फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ पर लग रहा है। अर्थ उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उस पे रखा हुआ जो पानी है ना, कहीं ना कहीं वो मून की तरफ जाने का कोशिश करता है। और मून की तरफ जाने का यानी कि वर्टिकल सेंस, ठीक है। वो ऊपर जाने उठने की कोशिश करती है। उसी में यहाँ पर टाइड बल्ज क्रिएट हो जाता है, यानी कि पानी ऊपर उठ जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि उतनी ऊपर पानी नहीं उठेगी, यहाँ पर तो सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर टाइड क्रिएट हो जाता है, यानी कि मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो पानी रहता है वो ऊपर जाने लगता है। मून के कारण जो पानी रहता है यहाँ का, वो जाने लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट करने लगता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है ना, जो पानी पर लगता है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, अप्रोक्सीमेटली 152 मिलियन किलोमीटर से, ठीक है, मिलियन किलोमीटर से। तो इतनी दूर से बहुत इसका जो इन्फ्लुएंस रहता है सन का, वो कम हो जाता है। मेनली जो इन्फ्लुएंस रहता है वो रहता है आपका मून का यहाँ पे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ। लेकिन देखिए जब अर्थ रोटेट करती है ना, तो एक साइड रहता है आपका मून का काम, एक साइड जो काम करती है वो करती है मून। लेकिन जो दूसरे साइड टाइड उत्पन्न होता है ना, दूसरे साइड सेम टाइम पर टाइड उत्पन्न होती है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों उस टाइम एक्टिवेट हो जाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिवेट हो जाती है किसको बैलेंस करने के लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखोगे, जब आप मान के चलो, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। जैसे आपने मान के चलो एक स्टोन है, ठीक है। ये स्टोन को क्या किया आपने, ये स्टोन को आपने कर दिया है एक पत्थर से अटैच। ये स्टोन है, सॉरी, इसको आपने एक रस्सी से बांध के आप यहाँ रख रहे हो। अब इसको क्या कर रहे हो, आप फेंक रहे हो, ठीक है। घुमा घुमा के पहले आपने ऐसे इसको रोटेट कराया। रोटेट कराते 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 जब बहुत बार रोटेट हो गया है ये, अब यहाँ आप देखोगे ना, तो जब आप इसको छोड़ोगे तो ये और दूर बाहर की तरफ और दूर जाने लगेगा। ये आप उसको फेंकोगे नहीं, लेकिन आप उसको उसी टाइम छोड़ दोगे ना, तो वो बाहर चला जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है कि अर्थ भी हमारी घूम रही है, और घूमते 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 रहने के कारण क्या होता है ना, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम इसलिए करता है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ के पास इतना फोर्स आ जाता है कि ये एक बल्ज तैयार कर पाए, एक टाइडल बल्ज तैयार कर देती है, जिसके कारण जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था टाइड को लाने में, उसके जस्ट अपोजिट साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करने लगती है, ठीक है। ये आप देख लो। तो दो यहाँ पर चीजों से टाइड क्रिएट हुई, और जब दो चीजों से टाइड क्रिएट होती है ना, तो कुछ इस तरह से दिखती है बाहर, जैसे एक आई का शेप होता है ना, आई जैसा, ऐसे। यानी कि पानी इस तरफ भी अपवर्ड मूवमेंट शो करती है, इस तरफ भी अपवर्ड मूवमेंट शो करती है, अपवर्ड मूवमेंट, और इस तरफ भी अपवर्ड मूवमेंट वो शो करती है। ये रही हमारी प्यारी अर्थ। और पानी जो रहता है वो इस तरफ भी थोड़ा थोड़ा उठता है, और इस तरफ भी उठता है। सवाल रहा है इस तरह का, इधर इधर, इधर वो नॉर्मल रहता है, इस साइड तो वो नॉर्मल ही रहेगा। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी पढ़ ही लीजिए जो बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। देखिए द ग्रेविटेशनल पुल and the centrifugal force create two major tide bulges on the earth. On the side of the earth facing the moon, a tidal bulge is created because of the attractive force of the moon
is greater than the centrifugal force on opposite side of the earth. The attractive force is less as it is far away from the moon and the centrifugal force is dominant. यानी कि वही बात की जा रही है, एक तरफ ग्रेविटेशन फोर्स अच्छा लगता है, दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है. It is result in a second bulge away from the moon. The tide generating force in the difference between the gravitation of the moon and the centrifugal force. ये जो टाइड का जो फोर्स है ना, वो कैसे जनरेट होता है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून के कारण और दूसरा अर्थ के खुद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो दोनों टाइड है वो उत्पन्न होती है. When the tide is channeled between island or into bays and estuaries, they are called tidal current. जब ये टाइड रहते हैं ना, ये चैनल्ड हो जाते हैं आइलैंड से. आइलैंड पे जैसे आप देखोगे ना, तो कुछ कुछ आइलैंड्स होते हैं वो सबमर्ज्ड कर जाते हैं ओशन में. कुछ कुछ जो आइलैंड रहते हैं ना, वो एक टाइम पर क्या करते हैं, पानी से ऐसे ऐसे कवर हो जाते हैं. तो यही क्या हो जाते हैं, चैनल्ड हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइडल करेंट्स. ठीक है, आगे देखिए. द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड ऑकर इन द बे ऑफ फंडे. ये नोवा स्कोटिया कनाडा में होता है. सबसे ज्यादा टाइड्स यहीं पर आती है. आप देखोगे ना, तो इतना मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है नोवा स्कोटिया में. जैसे देखिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा जगह है. अगर आप मान के चलो, तो मान के चलो अगर ज़मीन का लेवल इतना है, यहाँ पर एक शिप है, ठीक है, ये शिप यहाँ पर है वाटर. तो आप 12 घंटा के बाद आओ और देखोगे ना, तो वाटर पहुँच जाता है यहाँ और शिप आ जाती है यहाँ. ये हालत होता है नोवा स्कोटिया में. तो टाइड्स का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है. अब आगे का जो चीज़ है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू, बाय.